नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्ट्रेटजिक स्टडी पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक छोटे से टॉपिक के बारे में। आज का मेरा टॉपिक है चीन की एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। चीन की एकात्मक शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। तो दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध के आधार पर किसी भी शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा जाता है: एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और राज्यों के पास कोई अपनी पावर नहीं होती। जो भी राज्य अपनी पावर का उपयोग करते हैं वो केंद्र के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीन की एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली विशेषता है लिखित संविधान। चीन की एकात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता यह है कि इसका संविधान लिखित है। देखो दोस्तों, एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो चीन का संविधान लिखित संविधान है। चीन के अब तक 4 संविधान बन चुके हैं। एक 1954 में, एक 1975 में, एक 1978 में और चौथा संविधान बना था 1982 में। 4 दिसंबर 1982 को इसका चौथा संविधान बना, जिसमें 138 अनुच्छेद हैं और 4 अध्याय, और इसके साथ साथ उसके संविधान की एक प्रस्तावना भी है। तो इसमें लिखित संविधान में आप लिख सकते हो कि चीन का संविधान लिखित संविधान है, जिसमें 138 अनुच्छेद हैं और 4 अध्याय हैं, और इसके साथ साथ इसकी एक प्रस्तावना भी है। ठीक है। तो दूसरी विशेषता यह है कि प्रजातंत्रात्मक केंद्रवाद। प्रजातंत्रात्मक केंद्रवाद भी चीन की शासन व्यवस्था की एक विशेषता है। प्रजातंत्रात्मक केंद्रवाद क्या होता है दोस्तों? ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जो ऊपर से निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक जितनी भी सरकार की निकाय होती है उनका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है और वो सभी जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लेकिन समस्त शक्तियां जो है वो केंद्र के पास निहित होती है। इसमें प्रजातंत्रात्मक और केंद्रवाद, ये 2 शब्द हैं, प्रजातंत्र और केंद्रवाद। मतलब सरकार चुनी गई होगी जनता के द्वारा, लेकिन जो शक्तियां होगी वो एक केंद्रीय सत्ता के पास निहित होंगी। तो इसका अर्थ हुआ प्रजातंत्रात्मक केंद्रवाद, जो कि चीन की शासन व्यवस्था की एक विशेषता है। ठीक है, तो नोट करते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूं। तो इसकी तीसरी विशेषता है एक केंद्रीय सरकार। एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि उसमें एक ही केंद्रीय सरकार होती है और उसी के अनुरूप चीन की शासन व्यवस्था में भी एक केंद्रीय सरकार है। बेशक वहां पे राज्य हैं, अधीनस्थ इकाइयां हैं, लेकिन उनकी कोई सरकारें नहीं हैं। जिस प्रकार भारत में है, भारत में एक केंद्र सरकार है और विभिन्न राज्यों की जितने भी राज्य हैं उनकी एक अलग अलग सरकारें हैं। लेकिन चाइना में एकात्मक शासन व्यवस्था के अनुरूप उनकी एक ही केंद्रीय सरकार है, एक सरकार है, केंद्रीय सरकार है, जिसके अधीन समस्त निकाय कार्य करती है। अब देखो, अधीनस्थ इकाइयां, तो चीन की जो केंद्रीय सरकार है उसकी अधीनस्थ इकाइयां भी हैं। लोकल पीपल कांग्रेस और लोकल पीपल काउंसिल जो हैं वो चीन की सरकार की अधीनस्थ इकाइयां हैं। और 5वीं विशेषता है अधीनस्थ इकाइयों में संविधान का अभाव। चीन की शासन व्यवस्था में जो जितनी भी अधीनस्थ इकाइयां हैं, जैसे मैंने बोला कि लोकल पीपल कांग्रेस एंड लोकल पीपल काउंसिल हैं, उनमें अपना कोई संविधान नहीं है। जो केंद्रीय सरकार बोलती है वही उनका संविधान बन जाता है। जिस प्रकार अगर भारत की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें एक भाग में इसके बारे में पंचायती राज के फंक्शन और उसकी शक्तियां दी गई हैं। लेकिन इन जो चीन की अधीनस्थ इकाइयां हैं यहाँ पर कोई भी इनको संविधान नहीं बनाया गया। इसमें जो चाइना का संविधान है उसमें इनको कोई भी शक्तियां नहीं दी गई हैं। अब छठी विशेषता क्या है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। यह जो चीन के स्वायत्त प्रदेश हैं, चीन के राज्य हैं और
केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रित की गई नगरपालिकाएं हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करता है। कौन? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस। अब इसके बाद सातवीं विशेषता क्या है? एक सदनीय विधानमंडल। एक सदनीय विधानमंडल, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में द्विसदनीय विधानमंडल है, अमेरिका में द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन चाइना में एक सदनीय विधानमंडल है जिसमें केवल एक सदन है जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस। ठीक है, तो चाइना में एक सदनीय विधानमंडल है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस। और राष्ट्रीय जन कांग्रेस में चीन की सरकार की समस्त जो चीनी शासन व्यवस्था है उसमें उसकी समस्त शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रीय जन कांग्रेस में। चीनी संविधान, जो चीन का संविधान है उसका अनुच्छेद 57 जो है वो बोलता है कि चीन की सर्वोच्च शक्तियां जो है वो केंद्रीय राष्ट्रीय जन कांग्रेस में निहित हैं। अब देखो, जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस के नेता सदस्य होंगे उनकी संख्या कितनी है ये संविधान में नहीं दिया गया है, चीन की संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 59 ऑफ चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जितने भी सदस्य चुने जाएंगे उनमें कौन कौन भाग लेगा। उनमें जो लोकल पीपल कांग्रेस है, जो राज्यों की कांग्रेस है, और जो केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासित नगरपालिकाएं हैं, और पीपल लिबरेशन आर्मी, ये सभी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के निर्वाचन में भूमिका निभाएंगे। जो ये सदन है इसके निर्वाचन में भूमिका निभाएंगे, और इसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। और जो इसका सदन होगा, एक अधिवेशन होगा, साल में एक बार होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये था एक सदनीय विधानमंडल। ठीक है, तो अब 8वीं विशेषता है साम्यवादी दल का प्रभाव। हम जानते हैं कि चीन में जो है साम्यवादी दल का विशेष रूप से प्रभाव है। चीन की प्रस्तावना में भी कहा गया है कि जो चीन के लोग हैं वो अपना जो नेतृत्व है वो साम्यवादी दल के माध्यम से प्रयोग करेंगे। जो भी श्रमिक वर्ग है वो साम्यवादी दल के माध्यम से अपना नेतृत्व प्रकट करेंगे कि साम्यवादी दल उनका नेतृत्व करेगा। ठीक है, अपना जो नेतृत्व है वो साम्यवादी दल के माध्यम से प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वहां पे बोला क्या है कि जो साम्यवादी दल है वो उसने जो चीन की स्थापना की है, जनवादी चीन की स्थापना की है, किसको समाप्त करके? नौकरशाही, पूंजीवाद और सामंतवाद को समाप्त करके जनवादी चीन की स्थापना की गई है। ये प्रस्तावना में कहा गया कि साम्यवादी दल ने तानाशाही, नौकरशाही और पूंजीवाद, सामंतवाद को समाप्त करके जनवादी चीन की स्थापना की है। अब 9वीं विशेषता क्या है? एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य। एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन एक एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य है। कैसे? इसमें विभिन्न जातियों, धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हान प्रजाति जो है सबसे अधिक लोग रहते हैं। और चीन के संविधान का अनुच्छेद जो 2 है उसमें कहा गया है कि जो चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है जिसमें सभी राष्ट्रीयताओं के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी राष्ट्रीयों के लोग हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अपने विकास के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं जो उनके विकास के लिए संभव हो। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, वो अपने जो कस्टम्स हैं उनका विकास कर सकते हैं। तो इसे चीन को कहा गया एकात्मक बहुराष्ट्रीय राज्य। अब एकल न्याय व्यवस्था। चीन में एकल न्याय व्यवस्था है। जिस प्रकार भारत में है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय, उसी प्रकार चाइना में भी एकल न्याय व्यवस्था है। ठीक है, इसकी मैं इसके बारे में इन 2 के बाद बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से चीन की एकल न्यायिक व्यवस्था है। तो अब 11वीं विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। चीन में एक एकल नागरिकता है। बेशक वहां पर स्वायत्त प्रदेश हैं, उनके राज्य हैं और नगरपालिका हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन में उन राज्यों की और स्वायत्त राज्यों की नागरिकता नहीं होती है।
केवल चीन की नागरिकता होती है। जितने भी लोग होंगे उनको उन राज्यों की नागरिकता नहीं बल्कि चीन की नागरिकता मिलेगी, और वो संपूर्ण चीन के नागरिक कहे जाएंगे, उन राज्यों के नहीं। अब अंतिम प्रकार पे आएंगे हम, अंतिम जो विशेषता है उस पे आएंगे। यहाँ पे है कि शक्ति के विभाजन के सिद्धांत का अभाव। एकात्मक शासन प्रणाली में ये स्वाभाविक है कि वहां पे शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता, तो उसी के अनुसार वहां पे कोई भी शक्ति के विभाजन का सिद्धांत लागू नहीं होता। वहां पे राज्यों में कोई किसी शक्ति का विभाजन नहीं किया गया है, और जो कार्यपालिका है वो विधान पालिका द्वारा चुनी जाती है, लेकिन वहां पर सर्वाधिक प्रभाव रहता है साम्यवादी दल का। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दी विशेषताएं, लेकिन एक विशेषता मैंने कहा था कि मैं न्यायिक व्यवस्था के बारे में आपको किस प्रकार से एक न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलो मैं बताता हूँ उसके बारे में। एकल न्यायिक व्यवस्था, जैसे भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था है उसी प्रकार चाइना में भी एकल न्यायिक व्यवस्था है। सबसे पहले उच्च आएगा, फिर उसके बाद निम्न स्तर पर हर एक क्षेत्र के लिए न्यायिक प्रणाली बनाई गई है। ये पेन बंद हो गया है शायद। ये पेन बंद हो गया था दोस्तों, तो ये दूसरा मार्कर जो था वो बंद हो गया था, कोई समस्या नहीं, पर दूसरा था मेरे पास। तो दोस्तों मैंने बताया कि न्यायिक व्यवस्था, तो सबसे पहले क्या आएगा, न्यायिक व्यवस्था, न्याय एकल न्यायिक व्यवस्था। तो देखो सबसे पहला आएगा सुप्रीम पीईओ पीपल्स कोर्ट सुप्रीम पीपल्स कोर्ट सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद आएगा लोकल पीपल्स कोर्ट और स्पेशल पीपल कोर्ट्स। पीपल्स कोर्ट्स इस प्रकार से दो है, और पहले सुप्रीम पीपल्स कोर्ट आएगा, फिर लोकल पीपल्स कोर्ट आएगा। लोकल पीपल्स कोर्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आएगा हायर पीपल्स कोर्ट, और फिर दूसरे नंबर पर आएगा इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट, और अंत में आएगा ग्रास रूट पीपल्स कोर्ट। ठीक है, तो मेरा जो मार्कर जो है वो खत्म हो रहा है, तो इसके साथ मैं उसको ऐसे बोल के बता देता हूँ कि स्पेशल पीपल्स कोर्ट में क्या क्या आएगा। स्पेशल पीपल्स कोर्ट में आएगा एक मिलिट्री कोर्ट्स, मैरीटाइम कोर्ट्स, और रेलवे और ट्रांसपोर्ट कोर्ट के साथ ही आएगा यहाँ पे फॉरेस्ट्री कोर्ट्स। ये थी चीन की एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को पता लग गया होगा कि चीन की एकात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।